जिगर और शामली की शादी हुए लगभग 1 साल का वक्त बीता था। जिगर और शामली जिगर के माता पिता केदार जी और मधुबाला जी के साथ रहते थे और सारा कुछ माता पिता का ही था। जैसा कि सामान्यतः हर घर में होता है, माता पिता और बेटा बहू की आपस में नहीं बनती थी और दोनों को ही लगता था कि हम इनके साथ खड़े हैं, इसीलिए यह अपना जीवन आराम से चला पा रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों को ही काफ़ी कुछ समझौते करने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था जिगर और शामली और केदार जी और मधुबाला जी के साथ। माता पिता बात बात पर जिगर और शामली को ताना मारते रहते थे कि यह छत जो तुम्हारे सर के ऊपर है हमारी बदौलत है, नहीं तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उधर शामली और जिगर को लगता था कि वह दोनों उस घर के इकलौते बेटे बहू हैं, तो केदार जी और मधुबाला जी उन दोनों का बुढ़ापे में उनके अलावा कोई सहारा नहीं, तो उन्हें उनके साथ एडजस्ट करके चलना चाहिए, ना कि उन्हें ताने मारने चाहिए। सच्चाई यह थी कि ना ही बेटा बहू और ना ही माता पिता कोई भी समझौते करना चाहते थे। दोनों अपने ही अकड़ में थे, जिसका परिणाम यह निकला कि जिगर और शामली ने अलग किराए का घर लेने का फैसला कर लिया। जिगर की अभी इतनी हैसियत नहीं थी कि वह घर खरीद सकता, इसलिए वह किराए के घर में शिफ्ट हो गया। जिगर और शामली के चले जाने से केदार जी और मधुबाला जी के मन में हमेशा एक डर लगता था कि अगर कभी रात बिरात उन्हें कुछ आवश्यकता पड़ी तो अभी जिगर और शामली भी घर में नहीं है, फिर उनका क्या होगा। पर अपनी अकड़ में वह कुछ भी समझौते करने को तैयार नहीं थे। उधर जिगर और शामली भी माँ बाप से अलग होकर खुश तो नहीं थे, क्योंकि जब तक वह माँ बाप के साथ थे उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं रहती थी। वह पूरी तरह से रिलैक्स रहते थे। उन्हें पता था कि उनके सर पर उनके माँ बाप का साया है, लेकिन दोनों ने ही अपने अपने अकड़ में अलग अलग घर बसा लिया था और अभी भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई थी। माँ बाप को लगता था कि बेटे बहू ही गलत हैं और बेटे बहू को लगता था माँ बाप ही गलत हैं। गलती दोनों तरफ से बराबर होती थी, कोई किसी से कम नहीं था और यही सच था जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। खैर, दिन ऐसे ही बीतने लगे और दोनों ही एक दूसरे के बिना रहने की आदत डालने लगे। केदार जी और मधुबाला जी ने अब जिगर और शामली को दिखाने के लिए घर में उनकी उम्र के ही एक जोड़े को किराए पर रख लिया था और उससे बहुत अपनापन दिखाते थे। जिगर और शामली पास में ही रहते थे और उन्हें सब कुछ पता था। अब जिगर और शामली भी जो कुछ केदार जी और मधुबाला जी ने के लिए करते थे, वह सब कुछ घर में रहने वाले किराएदार विवेक और माधुरी करने लगे थे। वह दोनों कुछ ज़्यादा ही अपनापन केदार जी और मधुबाला जी से दिखाने लगे थे और केदार जी और मधुबाला जी बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनके अपने बेटे बहू को तो उनकी कोई कद्र नहीं थी, लेकिन देखो इन बाहरी लोगों को जिनका उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, विवेक और माधुरी उनकी कितनी इज्जत करते हैं। मधुबाला जी की अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती तो माधुरी उन्हें घर का कोई काम नहीं करने देती, सब कुछ वह संभाल लेती और उनके सिर पर तेल की मालिश वगैरह भी कर दिया करती थी, जिससे मधुबाला जी को लगता था कि उनकी अपनी बहू ने तो कभी उनकी इतनी कद्र की ही नहीं। माधुरी तो कितनी अच्छी है। विवेक भी केदार जी की बहुत मदद करता था, उनके बाहर के ज़्यादातर काम वही संभाल देता था। विवेक ने केदार जी को बता रखा था कि वह किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और वर्क फ्रॉम होम करता है, जिसमें उसे रात में 8 घंटे काम करने पड़ते हैं और पूरा दिन वह खाली ही रहता है, इसलिए वह केदार जी की मदद कर देता था। केदार जी और मधुबाला जी अब बहुत खुश थे विवेक और माधुरी के साथ, और साथ ही साथ वह जिगर और शामली को एहसास दिलाते थे कि देख लो, तुमने हमारी कद्र नहीं की, लेकिन हमारी कद्र करने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। और सच में विवेक और माधुरी उनके लिए बहुत करते थे और वक्त पर किराया भी दे देते थे। उधर जिगर और शामली जिस घर में किराए पर रहते थे, वह भी एक बुजुर्ग जोड़े अनुपम जी और किरण जी का था, जिनके बच्चे विदेश में सेटल थे, इसलिए वह दोनों अभी भारत में अकेले ही रहते थे। अनुपम जी का सोने चांदी का काम था, यही बताया था उन्होंने जिगर और शामली को। जिगर और शामली भी उनके साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। शामली दिन भर किरण जी के साथ उनके घर के कामों में उनकी मदद करवा देती थी और शाम में ऑफिस से आने के बाद जिगर भी अनुपम जी से बोलता बतियाता था और उनके साथ पार्क में टहलने चला जाता था। उनका कोई भी काम होता था तो वह कर देता था, मार्केट से सामान वगैरह भी ला देता था और वह दोनों अनुपम जी और किरण जी को खुश करने के लिए वह सारे काम करते थे
जिन कामों को अपने घर में करने से वह कतराते थे और उनके माँ पिता नाराज़ होते थे, वही काम आज वह खुशी खुशी किसी और के लिए करने में थोड़ा भी गुरेज नहीं कर रहे थे। वह भी अपने माँ बाप केदार जी और मधुबाला जी को यह दिखाने से पीछे नहीं हटते कि आप लोगों ने कभी हमारी कद्र नहीं की। देखिए, एक गैर आदमी जिससे हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है और वह बुजुर्ग हैं, पर उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम उनका कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं और वह दोनों हमें अपने सगे बेटे बहू जैसा प्यार देते हैं। जिगर और शामली और केदार जी और मधुबाला जी को पता नहीं किस धुन में जी रहे थे और यह साबित करने में लगे थे कि हमें एक नया बेटा बहू और हमें एक नए माँ बाप मिल गए हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। केदार जी और मधुबाला जी विवेक और माधुरी के बहुत करीब जा चुके थे और विवेक और माधुरी उस घर की एक एक बारीकी समझ चुके थे। उधर अनुपम जी और किरण जी भी जिगर और शामली के बहुत करीब आ चुके थे और जिगर और शामली के रग रग से वाकिफ हो चुके थे। अब केदार जी और मधुबाला जी को कोई फिक्र नहीं थी कि वह इस उम्र में अकेले हैं और ना ही जिगर और शामली को यह डर सताता था कि अभी वह फाइनेंशियली बहुत अधिक स्ट्रांग नहीं है और उनके ऊपर किसी बड़े का हाथ नहीं है, क्योंकि अनुपम जी और किरण जी उन दोनों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे और अगर कभी जिगर के पास किराए के पैसे नहीं होते थे तो वह उसे मोहलत भी दे देते थे, कभी परेशान नहीं करते थे। जिगर और शामली और केदार जी और मधुबाला जी कोई किसी से कम नहीं था और अपनी अपनी ज़िंदगी में सब खुश थे। लेकिन अब जल्द ही उन्हें समझ में आने वाला था कि अपने तो अपने ही होते हैं। विवेक ने केदार जी और मधुबाला जी को अपने झांसे में लेकर उनके सारे प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा रखी थी और अब वह इस ताक में था कि जल्दी ही वह केदार जी को उल्लू बनाकर उन कागज़ों पर उनके साइन करवा लेगा और उन दोनों को घर से निकाल देगा और सारा कुछ हड़प लेगा। लेकिन केदार जी को अब यह सब कुछ समझ में आने लगा था और वह विवेक और माधुरी पर घर खाली करने का दबाव डालने लगे थे। तो विवेक गुंडागर्दी पर उतर आया था। अब वह दोनों अपना असली रंग दिखा रहे थे। विवेक कोई काम नहीं करता था, उसका काम यही था कि ऐसे अकेले बुजुर्गों को फंसाओ, पहले उनके घर में अपना बनकर घुसो, उनका पूरा विश्वास जीतो और फिर उनके साथ इतना बड़ा धोखा करो और अच्छी खासी रकम लेकर निकल जाओ, या फिर उनका सब कुछ हड़प कर उन्हें ही उनके घर से बेदखल कर दो। केदार जी अब लगातार विवेक को घर खाली करने के लिए बोलने लगे तो विवेक अपनी औकात पर उतर आया और उसने साफ बोला, तुम दोनों बुढ़े बुढ़ी को यहीं मार कर गाड़ दूंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा यहाँ है कौन, कौन है तुम्हारा और तुम्हें कौन पूछने वाला है, हमसे उलझना भारी पड़ जाएगा तुम्हें। केदार जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह बुरी तरह से फंस चुके थे। माधुरी भी वहीं बैठकर मुस्कुरा रही थी। मधुबाला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी क्योंकि उनके घुटने में दर्द था, लेकिन उन्हें सब कुछ सुनाई पड़ रहा था और उन्हें समझ में आ चुका था कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। माधुरी ने प्यार मोहब्बत से मधुबाला जी का फ़ोन भी उनसे ले लिया था किसी काम के बहाने। वह चाहकर भी जिगर को फ़ोन नहीं कर सकती थी और वह बिल्कुल धीरे से बिना आवाज़ के उठी और अपने कमरे में लगे पीछे के दरवाजे से घर के बाहर की ओर निकल गई। किसी को घर में कुछ पता नहीं चला और वह लड़खड़ाती हुई जिगर के घर पहुंची और उसे जाकर सारी सच्चाई बताई। सब कुछ सुनकर जिगर हैरान हो गया, ऐसे कैसे कोई उसके पिता को धमकी दे सकता है। उसने माँ को शामली के पास बैठाया और तुरंत ही अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन किया और अपने घर की तरफ निकल गया। जल्दी ही अपने पापा के पास वह पहुंच गया। विवेक वहाँ केदार जी को हड़का रहा था कि जिगर घर के अंदर घुसा और सीधा विवेक का कॉलर पकड़ लिया और बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे पापा से ऐसे बात करने की, अकेला समझ रखा है क्या उन्हें, उनका बेटा अभी जिंदा है, पास में नहीं रहता हूँ तो क्या हुआ, तेरी इतनी औकात कि मेरे ही घर में आकर मेरे माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करेगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे, चुपचाप अपना सामान बांध और अभी का अभी निकल मेरे घर से, वरना तेरा वाह हश्र करूँगा कि तुझे समझ में भी नहीं आएगा। कि तब तक उसके 2-3 दोस्त भी वहाँ आ गए। केदार जी बोल रहे थे, जिगर ऐसा मत कर, पुलिस को बुलाते हैं। जिगर ने बोला, अरे पुलिस को बुलाकर क्या करना है पापा, वह इसे जेल में डालेंगे और अगले दिन यह जमानत पर बाहर निकल जाएगा, इसे तो अभी ही हम ठीक कर देंगे। अगर अब यह इस एरिया में कहीं दिख गया ना तो इसका जो हाल होगा इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अकेला समझ रखा है मेरे माँ बाप को। जिगर के सारे दोस्त हाथ में हॉकी लेकर आए थे।
जिसे देखकर विवेक और माधुरी की हालत खराब हो गई थी। वह लोग आगे बढ़ने लगे तो विवेक ने उनके हाथ जोड़ दिए और बोला, मैं अभी अपना सारा सामान लेकर इस घर से निकल जाता हूँ, बल्कि इस मोहल्ले से निकल जाता हूँ। अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। और वह दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगे। जिगर ने चिल्लाकर बोला, भूलना मत, मेरे मम्मी पापा अकेले नहीं हैं, उनके बेटे बहू हैं, समझे। आज केदार जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनों से ज़्यादा दूसरे पर भरोसा किया। जो समझौते वह अपनों के साथ नहीं कर पाए, वही समझौते वह दोनों मियाँ बीवी दूसरे के साथ करके उन्हें खुश कर रहे थे। और आज उसका परिणाम उन्हें मिल चुका था। उन्होंने जिगर को गले से लगा लिया। विवेक और माधुरी को घर से बाहर निकालने के बाद जिगर केदार जी को लेकर अपने किराए के घर पर पहुंचा, क्योंकि उसकी मम्मी मधुबाला जी वहीं पर थी। और केदार जी और मधुबाला जी जिगर और शामली से बोल रहे थे, चलो अब अपने घर में, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किराए के घर में रहने की। तभी मधुबाला जी की नज़र शामली के कान के झुमकों पर पड़ी। मधुबाला जी ने काफ़ी गहने बनवा रखे थे और सोने की परख में काफ़ी माहिर थी। झुमकों को देखते ही उन्हें समझ में आ गया था कि वह सोने के नहीं हैं। और उन्होंने शामली से पूछा कि यह झुमका उसने कब लिया। शामली ने बोल दिया कि आप हमेशा अपने झुमके दिखाकर मुझे ताने मारा करती थी। यह देखो, तुम्हारे पापा ने मुझे फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पर यह गिफ्ट किया था। बहुत हैवी झुमके हैं। सब पत्नियों के ऐसे नसीब नहीं होते। मुझे बहुत बुरा लगता था। आप हमेशा मुझे अपने गहनों का कलेक्शन दिखाकर मुझे ताना मारा करती थी, क्योंकि जिगर ने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिया था। इसलिए जब मैं यहाँ आई तो अनुपम अंकल और किरण आंटी ने मुझे यह सोने के झुमके बनवा कर दिए हैं, क्योंकि यह काफ़ी महंगे हैं और हम इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकते, तो हम थोड़े थोड़े करके उनके पैसे चुका रहे हैं। और लगभग 15,000 रुपये चुका दिया है, क्योंकि एक साथ पैसे देकर तो हम जेवर नहीं खरीद सकते और मुझे ऐसे ही झुमके चाहिए थे। सुनकर मधुबाला जी हैरान हो गई और शामली से बोली, जैसे हम विवेक और माधुरी को बेटा बहू बनाकर एक भ्रम में जी रहे थे ना, क्योंकि हमने अपनों से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा किया, वैसे ही तुम लोगों के साथ हो रहा है। जैसे हमें नया बेटा बहू मिल गया था, वैसे ही तुम्हें भी नए माँ बाप मिल गए हैं और वह दोनों भी तुम्हारे साथ वही खेल खेल रहे हैं। यह सोने के झुमके नकली हैं और तुमने इनके लिए 15,000 रुपये दे दिए। यह 1,500 रुपये के भी नहीं है। तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। सुनकर शामली और जिगर हैरान रह गए। मधुबाला जी और केदार जी की आवाज़ सुनकर किरण और अनुपम जी भी वहाँ पर आ गए थे। और मधुबाला जी ने बहुत ज़ोर से बोला, सोने चांदी की परख बहुत अच्छी है मुझे, और मैं देख कर बता रही हूँ, यह झुमके सोने के नहीं हैं, जिसके 15,000 आपने मेरी बहू को उल्लू बनाकर वसूल किए हैं। और अभी पता नहीं कितना और वसूलते इन्हें उल्लू बनाकर, क्योंकि इन लोगों ने खुद से अभी तक कोई सोना चांदी खरीदा नहीं है, तो इन्हें उसका ज्ञान भी नहीं है। और अपनों से ज़्यादा इन्हें भी दूसरों पर भरोसा था ना, तो उसकी सज़ा तो मिलनी ही थी, जैसे हमें मिली। अनुपम जी और किरण जी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी थी। तब तक केदार जी को कुछ याद आया और उन्होंने बोला, आप वही अनुपम जी हो ना, जिसे आज से 15 साल पहले नकली सोना बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। बहुत अच्छे से याद है मुझे। अनुपम जी और किरण जी के पास अब कोई जवाब नहीं था, लेकिन जिगर और शामली समझ चुके थे कि वह दोनों उनके द्वारा ठगे जा रहे हैं, और साथ ही साथ वह दोनों उनके घर का काम भी संभालते थे। वह सारे काम जो वह अपने घर में बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। महीने का आखिरी चल रहा था। जिगर को किराया देना था। जिगर ने बोला, 15,000 रुपये जो आपने हमें उल्लू बनाकर कमाए हैं ना, वही आपका इस महीने का किराया है। यह लीजिए अपने नकली झुमके। कहकर जिगर ने शामली से झुमके मांगे और शामली ने अपने कानों के झुमके उतारकर वह झुमके उन्हें दे दिए। और उसी दिन जिगर और शामली घर खाली करके अपने घर वापस आ गए, क्योंकि अब माँ बाप और बेटा बहू दोनों को पता चल चुका था कि अपने तो अपने ही होते हैं और अपनों के साथ समझौते करके रहने में ही भलाई है, ना कि गैरों को अपना बनाने में भलाई है, क्योंकि वक्त आने पर अपने ही काम आते हैं। अब केदार जी और मधुबाला जी बात बात पर जिगर और शामली को टोकना बंद कर चुके थे, और मधुबाला जी भी अब शामली के आगे अपने पैसों का दिखावा बिल्कुल नहीं करती थी। शामली और जिगर भी अपने अंदर काफ़ी सुधार ला रहे थे और माँ बाप के उन आदतों को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके माँ बाप उनसे उम्मीद करते थे, क्योंकि दोनों ही इसका अंजाम भुगत चुके थे और अब वापस एक साथ रहने लगे थे, पर इस बार पूरे प्यार मोहब्बत के साथ। अगर किसी बात पर कोई टकराव होता भी था
तो खुले तौर पर उस विषय पर विचार विमर्श करके उस समस्या का वहीं पर समाधान निकाल लिया जाता था। पर अब एक दूसरे से अलग होने का वह लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इसका अंजाम वह भुगत चुके थे।